नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक तरफ लगातार सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गहलोत सरकार के 2 साल का ये कामकाज बेमिसाल रहा और इन्हीं तमाम पहलू पर बातचीत के लिए हमारे साथ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलामचंद कटारिया जी जुड़ चुके हैं। गुलामचंद कटारिया साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज राजस्थान पर। धन्यवाद आपका। सर, सरकार की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि 2 साल का जो कार्यकाल रहा है ये बेमिसाल रहा। विपक्ष में होने के नाते आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखो, सरकार के इस नापतोल का अगर कोई सी कन्वर्जेशन करता है तो जनता करती है। अभी 2.5 करोड़ जनता ने जो चुनाव किया उसमें कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो उसको थर्मामीटर से नाप लेना चाहिए कि वो जनता जो 2 साल पहले आपको इतने वोट दे करके, जिसमें अंतर केवल 50,000 का ही था, कोई बहुत अधिक अभिमान करने की जरूरत नहीं, लेकिन अभी जो 2.5 करोड़ जनता ने दिखाया उसको समझ लो। फिर क्या है कि जनता को जिन बातों के आधार पे वोट लिया उसमें आप पूर्णतः फेल हुए हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गाँव का कोई आदमी कह देगा कि ये 10 दिन में संपूर्ण कर्जे माफ़ हो गए क्या? उस बेरोजगार नौजवानों को, कितने को आपकी सरकार आने के बाद राजस्थान में बेरोजगार नौजवानों को आपने ये 3500 रुपये दिया है? कृपा करके वो संख्या बता दो ताकि आपका नक्शा दिख जाए कि वास्तव में क्या है। जो बिजली के बारे में आपने कहा कि कोई पैसा नहीं बढ़ेगा, आप स्वयं जो मेरी बात सुन रहे हो उनको उस कागज में करंट आता है कि नहीं आता है, ईमानदारी से जिस ढंग से तरह तरह के पैसे बढ़ा करके जो बिजली का बिल बढ़ाया वो इतना। बेरोजगारों को नौकरी देने का जो आपने घोषणा की 2 बजटों में, उसकी धरती पर कोई उतरा है कि नहीं उतरा है उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। फिर सरकार का पहला काम होता है जो बजट उससे जनता के द्वारा मिलता है उसको इस ढंग से खर्च करे कि गांव का, गरीब का विकास हो। ईमानदारी से ये सरकार मुझे ये बता दे कि 2 साल में ऐसी बड़ी योजना जो उन्होंने कहा था कि हम इस बजट में स्वीकृत कर रहे हैं वो जमीन पर आ गई हो और उसका कोई परिणाम आज आ गया हो जनता के सामने या पूर्णता प्राप्त कर ली, तो वो कुछ प्रोजेक्ट बता दें ताकि हमको ये लगे कि वास्तव में आप लोगों ने कुछ न कुछ काम किया। और सरकार की पहली प्रायोरिटी लॉ एंड ऑर्डर है। मैं सोचता हूं कि राजस्थान का हर आदमी आज इस बात से दुखी है कि महिला अपराध की दृष्टि से हम नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पर। मैंने प्रयत्न करके 4थे नंबर तक लाने का प्रयास किया और आज की तारीख में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, अब ये कहते हैं कि हम रजिस्ट्रेशन ज़्यादा करते हैं। अरे भाई, कोई रेप का केस में ना मैं FIR दर्ज करने से मना कर सकता हूँ ना आप मना कर सकते हो। अगर ये 302 का केस बना है तो कोई आप मना कर, ये सारे क्राइम जो बड़े हैं। और फिर सबसे बड़ा काम, उन भ्रष्टाचारियों को आपने एक कलम से कल छोड़ दिया इस 2 साल की सालगिरह में, जिनको चालान के लिए ACB लगातार प्रयत्न कर रही थी कि आप परमिशन दो, इनका चालान करें। मैं सोचता हूं ACB राजस्थान को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इतने संगीन और अच्छे केस बनाए, जो बड़े से बड़े अधिकारी को पकड़ने का उन्होंने हिम्मत की। लेकिन आप ऐसे काम को भी मटिया मेट करते हो। तो इन सबको आपकी सफलता कहे या असफलता कहे, इसका निर्णय तो स्वयं कांग्रेस को करना चाहिए। और आपस में लड़कर के जो समय बर्बाद कर रहे हो, जिसके कारण से प्रशासनिक ढांचा चरमरा रहा है, किसी को भी ठीक प्रकार से न्याय मिल नहीं पा रहा है। आप ये लड़ना बंद करो और मिल करके सरकार चलाओ, ताकि न तो आपको हमारे से डर लगे न किसी से डर लगे। लेकिन कटारिया साहब, लगातार सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया कि जो बीजेपी का केंद्रीय आलाकमान है वो लगातार सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा था। खास करके उस समय में जब कोरोना काल से पूरा देश जूझ रहा था, राजस्थान लड़ रहा था, उस समय भी सरकार की कोशिशों को मुकम्मल करने की एक दिशा दी गई। लेकिन केंद्र सरकार के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ बड़े लोग लगातार अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। मैं सोचता हूँ ये दोनों, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री थे, दोनों अगर कहीं 2 खेमों में गए तो मेरे कहने से और मेरे किसी नेता के कहने से तो नहीं गए। और वापस अगर आए तो आपके दिल्ली के हाईकमान के कहने से आए या मेरे कहने से आए। मतलब लड़ो आप और माथे हमारे फोड़ो। और आपने कहा था कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने पैसे देने की बात की, तो आपने अगर सरकार चला रहे हो, उसमें सच्चाई हो तो यार उसको निर्णायक दौर पे पहुंचा करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हो? जो मुकदमा आपने दर्ज कराया और आपने उसको रफा दफा क्यों किया? किस कारण से किया आपने? कटारिया साहब, इसके अलावा जो हाल के चुनावी नतीजे सामने आए, इसको लेकर भी आपने जिक्र किया कि सरकार की कामकाज का जो फैसला वो जनता खुद कर रही है।
पंचायत चुनाव में बीजेपी ने एक लीड ली, लेकिन उसमें कांग्रेस का दावा है कि वोट परसेंटेज कांग्रेस का ज्यादा था। इसके अलावा निकाय चुनाव में आप लोग तीसरे नंबर पर है, इसको लेकर भी कांग्रेस लगातार हमलावर है कि बीजेपी को उसके कोर वोटर यानी कि शहरी वोटर अब नकार रहे हैं। निश्चित रूप से मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अभी के जो 1775 वार्डों के चुनाव हुए उसमें हमको तीसरा नंबर मिला, लेकिन आपको भी 619 मिले। इसका मतलब टोटल में से आप 35% पार्षद बना पाए। और तब जब आपने वार्डों की रचना जाति और धर्म के आधार पर 300 साढ़े 300 के बनाए, और जहां दूसरे हिंदू मतदाता है वहां आप 1500 से लेकर 1700 का बनाते हो। वार्डों की संख्या बना करके संख्या के आधार पर ये दिखाने का प्रयत्न कर रहे हो, ये अपने आप में एक धोखा साबित हो जाएगा। और फिर विद्वेष की राजनीति करने से क्षणिक लाभ तो जरूर हो जाएगा, लेकिन ऐसे विषबोझ उन छोटे छोटे नगर पालिका में बो रहे हो जो आगे चल करके बहुत बड़ा संकट पैदा करेगा। थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो। ये जो आपने ग्रेटर और ये जो यहाँ बनाए हैं वार्डों की रचना पर कृपा करके आप सब मीडिया के लोगों से प्रार्थना है, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करके देखो कि वास्तव में वार्डों की रचना केवल और केवल सीट बढ़ाने के लिए कर रहे हो या शहर की बहबूदी के लिए कर रहे हो, इसका विश्लेषण करिए। बिल्कुल, इसी के लिए सर आपको बुलाया कि आप हर पहलू पर नजर डालें, प्रकाश डाल पाए। लेकिन कठारिया साहब, जब एक तरफ आपने कहा कि सरकार में आपसी फूट थी, जो आपसी लड़ाई थी, उसकी वजह से विकास के काम थोड़े से डगमगाए, ये सवाल विपक्ष पर भी क्या नहीं उठना चाहिए कि जो विपक्ष की जिम्मेदारी एक लोकतंत्र में है, उसमें विपक्षी खेमे में भी थोड़ी सी फूट दिखती है। ये लगातार कांग्रेस कह रही है कि एक तरफ वसुंधरा जी का गुट है, एक तरफ कुछ लोग और जो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में है। बीजेपी में भी उतनी ही गुटबाजी है जितना सत्ता पक्ष में है। तो मैं सोचता हूं कि अगर किसी की देखने की निगाह है तो हमारे यहाँ जितने भी चुनाव हुए हम सब लोगों ने मिलकर लड़ते हैं। ये बीजेपी एक आदमी नहीं लड़ता है और हम व्यक्ति के आधार पर पार्टी नहीं चलाते। इसी से जुड़ा मेरा सवाल था कटारिया साहब, जब वसुंधरा राजे से पूछा गया कि क्या आप एक बड़े चेहरे के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ेंगे, प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर रिस्पॉन्स लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ये प्रदेश अध्यक्ष से ही पूछिएगा। देखो, सामान्यतः किसी बड़े चेहरे की आवश्यकता नहीं है। पार्टी बीजेपी का हर चेहरा बड़ा है, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ते हैं। कभी हम आवश्यकता समझते हैं तो चेहरे की घोषणा करते हैं, कभी आवश्यकता नहीं समझते तो चेहरे की घोषणा नहीं करते हैं। कई राज्य ऐसे हैं जो हमने बिना चेहरे के भी लड़े और उसमें भी हमने सफलता प्राप्त की है। तो चेहरा अपनी जगह है, लेकिन मैं सोचता हूँ पार्टी संगठन के कारण से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, किसी एक नेता के कारण से नहीं। हमारे यहाँ इतने नेता हैं कि मैं सोचता हूँ कि कोई किसी से कम नहीं है। जिसको मौका दो वही अपने काम को दिखा देता है। बिल्कुल कठारिया साहब, मैं वापस चुनावी घोषणा पत्र को लेकर आपसे सवाल कर रहा हूं। घोषणा पत्र में कुछ वादे, बड़े वादे थे जो बेरोजगारी को लेकर वादा किया गया था, कर्ज माफी को लेकर वादा किया गया था, रोजगार देने को लेकर वादा किया गया था। इन पर बीजेपी अब तक के कामकाज से कितनी सहमत है? साथ साथ एक और बड़ा जो वादा जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किया था कि पुरानी सरकार की योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे, राजनीतिक विद्वेष नहीं दिखाएंगे, बल्कि उन योजनाओं को आगे बढ़ाकर एक पूर्ण रूप दिया जाएगा। ये भी एक घोषणा पत्र का पहलू था। इस पहलू पर कितना कामकाज आप देख पा रहे हैं? जो आपने योजनाएं शुरू की जिसको आप पूरा नहीं कर पाए, क्या वो सरकार पूरा करने की कोशिश कर रही है? देखो, मैं कहता हूं कि वसुंधरा जी की एक बहुत अच्छी सोच थी। वो भामाशाह योजना, भामाशाह कार्ड के कारण से गरीब आदमी को 30,000 से लेकर 3 लाख तक का इलाज, ऐसे हमने हजारों लोगों को करा करके उनको बहुत बड़ी राहत दी थी। इस सरकार ने उसको बंद किया, चलो किया, लेकिन केंद्र का जो आयुष्मान योजना थी वो अगर प्रारंभ कर देते तो 5 लाख तक का इलाज कम से कम उस गरीब को मिल सकता था। अब आपने अन्नपूर्णा रसोई थी, उसको इंदिरा रसोई बना दिया। आप तो अपने नेताओं को खुश करने के लिए सब काम वही करते हैं। हिंदुस्तान में पटेल भी हुआ था, हिंदुस्तान में लाल बहादुर शास्त्री भी हुआ था, इन्हीं का नेता हुआ था, लेकिन वो तुम्हारी श्रेणी में योग्यता में नहीं आता है क्योंकि उन लोगों ने बहुत फेयर काम किया। तो मैं सोचता हूँ आपके चश्मा जो चढ़ा है ना वो परिवारवाद का चढ़ गया, इसके कारण से आपकी दुर्गति हुई है। भगवान के लिए क्वालिटी के आधार पे आ जाओ और फिर बराबर का मुकाबला करो, कोई दिक्कत नहीं है। कटारिया साहब, इसके अलावा कोरोना काल को लेकर भी सरकार की तरफ से विपक्ष पर हमला किया गया कि विपक्ष की एक भागीदारी होनी चाहिए थी, सहभागिता होनी चाहिए थी। विपक्ष ने लगातार, आप लोगों ने सवाल भी उठाया कि कोरोना काल में जिस तरह से कोशिश होनी चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं है। कोरोना काल में इस कामकाज को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं?
खास तौर पर जब सरकार की तरफ से दावा किया गया कि भीलवाड़ा मॉडल का जिक्र नहीं। खुद प्रधानमंत्री ने किया, इसके बावजूद विपक्ष साथ नहीं दे रहा। देखो, विपक्ष ने पहले दिन से विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता के नाते हाउस में कहा था कि हम सब दृष्टि से मन वचन कर्म से आपके साथ हैं। जब भी उन्होंने जिस प्रकार का सहयोग देना प्रयास दिया, और मैं सोचता हूं कि ये रिकॉर्ड बताएगा कि हमने इस कोरोना काल में लोगों को भोजन पैकेट से पहुंचाने से लेकर के अपने पार्टी के पहुंचाने से खाद्य सामग्री पहुंचाने, मेडिकल पहुंचाने, चप्पलें देने, रास्ते में चलने वाले लोगों के लिए भोजनालय की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था करके मैं सोचता हूँ इस रिकॉर्ड को इकट्ठा करो। आप कांग्रेस पार्टी जो इतने 100 साल से अधिक पुरानी है, आप लोगों ने इस दृष्टि से पार्टी लेवल पर आने वाले इन तकलीफ वाले लोगों को क्या सेवा की है उसका थोड़ा नक्शा देख दो तो समझ में आएगा। सरकार जो कर रही है ना, सरकार की तो ड्यूटी है, और इस सरकार की ड्यूटी में भी अधिकांश जो पैसा मिला खाद्य सामग्री का, वो सब केंद्र सरकार का 9-10 महीने का फ्री राशन कार्ड उससे कारण से मिला है। आपने जो पैसा जनता ने आपको दिया प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री सहायता कोष में, भगवान के लिए उसका एक डिटेल दे दो कि आपके पास पैसे कितने आए और इन पैसों को आपने कहाँ कहाँ किस किस जगह खर्च किया। कम से कम संतोष मिले जनता को कि जो पैसा हमने जिस उपयोग के लिए किया, अगर किया है तो डरने की बात नहीं है, कम से कम उसको पब्लिश कर दो, यार इतना पैसा जनता से आया और हमने यहाँ खर्च किया। कटारिया साहब, इसके अलावा जब पैसे की बात होती है, केंद्र से सहयोग की बात होती है, तो एक बात और सरकार की तरफ से लगातार दोहराई गई है जिसका जिक्र किया जा रहा है कि जीएसटी की जो बकाया क्षतिपूर्ति राशि प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, उसमें लगातार देरी हुई। सरकार की तरफ से, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से ऑप्शन दिया गया कि आरबीआई से आप लोग लोन दे सकते हैं, केंद्र सरकार उसमें आपकी मदद करेगी। क्या आपको नहीं लगता कि जो राज्य सरकार का टैक्स का हिस्सा था वो राज्य सरकार को वक्त से मिलना चाहिए था और उसका इस्तेमाल राज्य सरकार विकास के कामों के लिए कर सकती थी? मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार के सामने एक राज्य नहीं होता है, संपूर्ण हिंदुस्तान के राज्य होते हैं, और इस दृष्टि से बंटवारे में अगर पक्षपात हुआ हो कि हमारी जहां सरकार है वहां हमने ज़्यादा दे दिया हो और आपको कम दिया हो, तो उदाहरण बता दो, कोई एक बात समझ में आए। फिर जो शेयर आपका बना है पहले से भी ज़्यादा पैसे में अमाउंट में शेयर बना है, परसेंटेज के हिसाब से आपने जो नीति आयोग ने निर्णय किया उसके आधार पर आपने निर्णय किया। जीएसटी में जो जो चेंजेज आपने किए वो सर्वसम्मति से किए। जीएसटी की इतनी मीटिंगें में आपका प्रतिनिधि राजस्थान का भी रहता है, उसी के आधार पे कोई ऐसा निर्णय बताओ जो बहुमत और जिसके कारण से आपको तकलीफ हुई हो। तो मैं सोचता हूँ जीएसटी के कारण से हिंदुस्तान का टैक्स कलेक्शन पर महीना लाखों करोड़ रुपए से ऊपर गया कि नहीं गया, और आपने 54 साल तक राज किया है, आपका टैक्स कलेक्शन दिल्ली का कितना था और नरेंद्र मोदी के इस जीएसटी लगाने के बाद टैक्स कलेक्शन कितना है। पहले हाँ ये बात जरूर है कि आपको पहले कुछ योजना में 75% अनुदान मिलता था, 80% मिलता था, 90% मिलता था, वो संपूर्ण देश के लिए समान कर दिया। वो 60-40 भी हो सकता है, 50-50 भी हो सकता है। इसके कारण से आपको ये लगता है कि राजस्थान को, और आपकी सरकार मनमोहन जी की सरकार रही है, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो आंकड़े देकर के बता देना कि आपकी सरकार के रहते समय आपको कौन कौन से में आपको अधिक पैसा आपकी सरकार के कारण से मिल गया ताकि जनता कम से कम पढ़ सके। कटारिया साहब, इसके अलावा एक और जो बात कही जा रही कि सरकार को 2 साल मिले जरूर, लेकिन इसमें 9-10 महीना जो कोरोना काल में चला गया, लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता लगी थी और जो छोटे छोटे चुनाव रहे इसमें भी आचार संहिता अलग अलग हिस्सों में लगी रही, इसका जिक्र भी किया जा रहा है। क्या आप समझ रहे हैं कि सरकार को अभी थोड़ा सा कम वक्त मिला है, जज करना थोड़ा सा मुश्किल है और वक्त देना चाहिए, या फिर एक एडुकेट वक्त मिला है सरकार को? मैं सोचता हूँ ये कोरोना केवल राजस्थान को अकेले को नहीं मिला, हिंदुस्तान को भी मिला, दुनिया को भी मिला और केंद्र सरकार को भी मिला। तो मैं सोचता हूँ वो अगर 20 लाख करोड़ का पैकेज दे करके गरीब आदमी को रोजगार से जोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो आप भी सरकार चला रहे हो यार, 1000-5000 करोड़ का भी एक पैकेज दे करके कम से कम उस गरीब की मदद करने की घोषणा करते तो हम आपको भी शाबाशी देते। एक देश का प्रधानमंत्री 20 लाख करोड़ रुपया एक तरह से पैकेज देकर के उन सब लोगों को वापस अपने काम पे लगाने का प्रयत्न करता है, तो आपके लिए भी तो यार इतने सालों का अनुभव है आपका, तो थोड़ा बहुत तो कुछ राजस्थान के लिए अलग से करते हैं। केवल भीलवाड़ा मॉडल आपने अच्छा किया, उसके लिए धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा काम करोगे तो हम भी आपको धन्यवाद देंगे, हमारे कोई दुश्मनी थोड़ी आपसे। हम तो चाहते हैं
पर आपके कारण से प्रशासन बिल्कुल ऐसा अजीब हो गया कि आज कोई एमएलए किसी पटवारी को भी कह करके काम कराने की स्थिति में नहीं है। यह हकीकत है, इसको स्वीकार करना चाहिए। कटारिया साहब, आपका अनुभव क्या कहता है कि सरकार का सबसे ज्यादा नाकामी वाला पहलू कौन सा रहा और सबसे ज्यादा कामयाब वाला कौन सा पहलू रहा? देखो, नाकामी इनकी आपसी विवाद, फिर जिस प्रकार से इन्होंने लोगों को आश्वस्त करके सरकार को टिकाया है, वो अंदर ही अंदर लावा विस्फोट की स्थिति में जा रहा है। उसको दबाने के लिए वो चतुराई से गेम जो है ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फेंक करके अपने आप को सुरक्षित करने का केवल प्रयत्न करते हैं। मैं सोचता हूं कि केवल प्रशासनिक ढांचा जो चरमरा गया है, इसको आप एक बार ठीक कर लो। जो आपके पास धन आ रहा है, कलेक्शन हो रहा है, टैक्स आ रहा है, उसको ठीक ढंग से खर्च करने की व्यवस्था करो और कम से कम जो सरकारी लवाजमा हैं उसको संभालो ताकि वो जनता के साथ ठीक प्रकार से व्यवहार करे। ये नाकामी आपने गिना दी, कोई कामयाबी वाला पहलू जिस आपकी नज़र में सरकार किसी पहलू पर कामयाब दिख रही हो? देखो, कामयाबी है कि एक प्रयत्न करते हैं कि भाई हम सब मिल के काम करें। शब्दों में तो कहते हैं, बात भी बहुत अच्छी लगती है। और कम से कम इस कोरोना काल में 2-4 बार हम लोगों से भी वीसी के माध्यम से इन्होंने सुझाव पूछने का प्रयत्न किया, कुछ सुझावों का पालना भी की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर केंद्र सरकार से कोई आपको तकलीफ है तो आप और हम मिलकर के कुछ प्रयत्न करें। अगर राजस्थान के हित में हो सकता है तो उस बारे में तो आज दिन तक विधानसभा में तो भाषण जरूर देते हो आप, लेकिन उसके बाद कभी ये भी नहीं पूछते हो कि भाई इस काम में लिए हम क्या करें। अब ये जो हमारे पूर्वांचल की जो योजना थी पानी की, वो 12-13 जिले जिससे प्रभावित है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। उस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप हम और सब मिलकर भी जाना होता तो हम कोई ना तो नहीं कहते। राजस्थान के हित के लिए तो हम आपके सामने हमेशा तैयार हैं, पर वहाँ विधानसभा में भाषण में तो कहते हैं आप हमारी मदद करो, दिल्ली से हमको मदद मिले, और समाप्त होने के बाद कभी पूछो भी नहीं। इसके अलावा जब केंद्र से मदद की बात हो रही है तो फिर केंद्रीय कृषि कानूनों का जिक्र भी लाजमी सा हो जाता है। कटारिया साहब, इसको लेकर आप क्या देख रहे हैं? प्रदेश में जो रिस्पांस रहा है, चाहे विधानसभा में प्रदेश सरकार का रिस्पांस रहा हो या किसानों का आंदोलन राजस्थान में भी उसकी एक सुगबुगाहट दिखी और उसके बाद किसान यहाँ से भी दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच किए, इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, ये कृषि कानून बना, ये एक दिन में किसी की उपज नहीं है। ये लगातार कांग्रेस राज्य में जो स्वामीनाथन आयोग 4 में बना और 6 में उसने रिपोर्ट दी, समय समय पर चाहे वो शरद जोशी जो एग्रीकल्चर से संबंधित आंदोलनकारी थे उनके सुझाव थे। मैं सोचता हूँ जो नीति आयोग का आपका बना था ग्रुप उसने किया, आपके मुख्यमंत्री का जो ग्रुप बनकर के जिस पर निर्णय किया वो सब आपने किया। यही शरद पवार जी जो कृषि मंत्री थे, इनके समय में जो जो निर्णय और जो पत्र व्यवहार राज्यों से हुआ वही किया। मैं सोचता हूँ इस कानून में मैंने इनसे निवेदन किया, कोई ऐसी लाइन खींचो या जिस लाइन से आपको लगे कि ये लाइन किसान के हित में नहीं है तो समझ में आता। केवल और केवल आपको मंडी में जो व्यापार होता था वो व्यापार मंडी के बाहर भी होना इस कानून के तहत है। इसके कारण से मंडी में व्यापार करने वाले लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान होगा, उसके लिए आपको मंडी शुल्क घटाओ और मंडी को भी काम में ले, और मंडी का व्यापारी चाहे तो अब वो फलासिया झाड़ोल में जाकर भी सामान खरीद के ला सकता है, उसको कोई रोक तो है नहीं। लेकिन आप अपनी इनकम को बार बार उसको याद कर रहे हो क्योंकि आपको 2,500 करोड़ रुपया टैक्स मिलता है मंडी का, वो छोड़ना नहीं चाहते हो। अगर मंडी का टैक्स थोड़ा कम कर दो, मंडी भी सर्वाइव करेगी, व्यापारी का। जहाँ तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदने का, वो पहले भी खरीद रहे थे, आज भी खरीद रहे। आपका आइडिया ही नहीं है कि जो हमारे यहाँ बाजरा है ना 1300 में बिक रहा है, वो हरियाणा में 2100 में बिक रहा है। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीद केंद्र लगा दिया। आप उस खरीद केंद्र को लगाना नहीं चाहते हो। आप जो काम आपके जुम्मे केंद्र ने दे रखा है उसको करो, यहाँ के किसानों को भी अच्छा भाव मिले, या हम भी चाहते हैं। और ये केवल और केवल वो वैसा ही है जैसे सीए के ऊपर जिस प्रकार का आंदोलन खड़ा किया और दिल्ली में जिस प्रकार का आपने देखा हंगामा हुआ। मैं सोचता हूँ यह मांग कम है, लेकिन यहाँ अपनी ताकत सारी दिखा करके नरेंद्र मोदी को घेरना है, ये मकसद ज़्यादा है। मैं सोचता हूँ किसान के हित में अगर कहीं परिवर्तन चाहते हो तो बैठ करके एक जगह निर्णय करो कि भाई इसमें ये सुधार करना चाहिए, इसमें ये सुधार करना चाहिए। इसमें किसी की कोई जिद नहीं होनी चाहिए। किसान के हित में हम भी है, आप भी हो, तो आओ पॉजिटिव बात करो ना।
जिस जिद का आपने जिक्र किया, हनुमान बेनीवाल भी थोड़ी सी जिद में जरूर दिख रहे हैं। कांग्रेस उन्हीं का सहारा लेकर बीजेपी पर हमला कर रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को नहीं सिखा पा रही है, हनुमान बेनीवाल को उसकी अच्छाई बिल की नहीं बता पा रही, तो पर किसानों को आप लोग कैसे बताएंगे? देखो, मैं सोचता हूँ हनुमान अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा है। वो क्या बोलेगा उसको किसी से पूछना नहीं पड़ता है और उससे आगे विचार भी नहीं करना पड़ता है। मैं सोचता हूँ वो अपना काम करता है, हम उसको जरूर जितना हमसे बल पड़ता है समझाने का प्रयास करते हैं। पर मैं सोचता हूँ अभी उन्होंने नागौर में चुनाव लड़के अपनी ताकत का एहसास कर लिया होगा। तो ये जो कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि मैं ही सब कुछ, ऐसा नहीं है। ये राजनीति के उतार चढ़ाव में से पार्टियां बनती और बिगड़ती है। मैं चाहता हूं कि केवल उनका नाम ले करके आप अपने आप को बचाने का प्रयास नहीं करो। आप इतनी पुरानी पार्टी हो जिसने 54 वर्ष तक दिल्ली में राज किया हो, वो पार्टी जिस कानून को बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में भाषण देते हैं, वही इस कानून का विरोध करते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा? कटारिया साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर आपको नंबर देना हो? देखो, मैं तो 1 नंबर देते प्रशासनिक ढांचा चरमरा। जो बजट, जो पैसा आपको खजाने में मिला उसको जब गांव तक और गरीब तक नहीं पहुंचा पा रहे हो, तो इससे ज्यादा सफलता क्या हो सकती है? चलिए, उम्मीद करते हैं कटारिया साहब आपकी राय से सरकार भी आगे सबक लेते हुए आगे बढ़ेगी। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज राजस्थान से आप जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब को आप सुन रहे थे। उन्होंने सरकार से कहा कि सरकार एक लाइन खींचे और उस पर आगे बढ़ने की कोशिश करे। जो वायदे किए गए थे कांग्रेस की तरफ से, उनको पूरा करने की कोशिश की जाए। फिलहाल इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।